हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय, बैंगलोर में जैसे सबका हाल है, खांसी जुकाम से परेशान। हाँ, खांसी जुकाम से परेशान। लेकिन पूरा भारत एक और चीज से परेशान है सौरभ। क्या? बेरोजगारी। हाँ, ये तो काफी समय से चल रहा है परेशानी। हाँ, तो ये रोजगार पे हम लोगों ने कई एपिसोड किए हैं। हम्म। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा डेटा वगैरह नहीं देखा है कि क्या आज की हालत क्या है, किस तरीके से हमारे जो कानून है, क्या वो प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। मतलब हम लोगों ने इस पर मोटे मोटे तौर पे बात की है, लेकिन थोड़ा विश्लेषण नहीं किया है डिटेल में। तो आज उस त्रुटि को कम करते हैं, क्या बोलते हैं? एकदम बढ़िया चीज है। ठीक है। तो और वैसे भी हालिया वो पीएलएफएस सर्वे की एक वार्षिक रिपोर्ट भी आती है। उसको हिंदी में मैंने देखा, बोलते हैं आवधिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ठीक है। अच्छा। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो उसकी वार्षिक रिपोर्ट में बहुत सारा डेटा है कि किस तरीके से हमारा लेबर फोर्स में जो इश्यूज चल रहे हैं वो क्या है। तो उसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छे गेस्ट हैं। तो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं भुवना आनंद। भुवना फाउंडर डायरेक्टर है त्रयस की, जो कि एक रिसर्च संस्था है दिल्ली में। तो भुवना, आपका स्वागत है पुलियाबाजी में। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। भुवन, अब सबसे पहले तो ये श्रम बल सर्वेक्षण में जाने से पहले आप ये बताइए कि आप इस विषय में रुचि कैसे लेने लगे? कैसे लेने लगी? पिछले 10 एक साल से मैं पब्लिक पॉलिसी पे काम कर रही हूँ, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज पर। और एक कॉमन चीज आती है बार बार कि इंडिया में ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे इतना पॉवर्टी है, तो ये सवाल बार बार आता है कि प्रॉब्लम क्या है, हम्म। राइट? इश्यू क्या है, ये कहाँ अटक जा रहे हैं हम बार बार। और कई सारे लोगों ने 70s से लेके इस रोजगार पर काफी सारी टिप्पणियां दी हैं, काफी सारे डायरेक्टर्स दिए हैं कि क्या करना चाहिए हमें। और 2014 से लेके अगर आप देखेंगे तो एक रिन्यूड फोकस आया है कि हमें किस तरह से साइज ऑफ एंटरप्राइजेस को बढ़ाना है। मतलब हम्म। जितने लोग एक एवरेज बिजनेस एम्प्लॉय करता है उसे कैसे बदला जाए, क्योंकि अभी इंडिया में ज्यादा एंटरप्राइजेस छोटी साइज के, सो बिल्कुल। 10, 12, 50 इतने ही लोग एम्प्लॉय करते हैं। ये हजारों की मात्रा में एम्प्लॉयर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत कम है। इनफैक्ट इंडिया का जो स्प्रेड है एंटरप्राइजेस का, वो बहुत ही स्क्यूड है। जैसे काफी सबसे ज्यादा एंटरप्राइजेस तो एकदम छोटे एम्प्लॉयर्स हैं, और बहुत कम है जो बहुत बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, बीच में जो हम मिसिंग मिडिल कहते हैं। तो ये सारी चीजें जब इन पे चर्चा होने लगी, तब मुझे लगा कि मुझे भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि काफी बार जब स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं तो वो पूछते हैं कि आप क्या लगता है, हमें क्या बदलना चाहिए, कहाँ पे है हमारी लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो इस तरह से रुचि बढ़ने लगी है इस विषय पर। और लॉ रेगुलेशन पॉलिसी पे काफी वक्त से मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो दोनों को जोड़कर फिर। और भुवना, त्रयस के बारे में बताइए ना। त्रयस, आप बता रही थी, त्रयस का अर्थ है स्वतंत्रता, है ना? तो ये संस्था में आपका क्या उद्देश्य है? ट्रेस का गोल है कि रेगुलेटरी रिसर्च करना। रेगुलेशन पे इंडिया में, पर्टिकुलरली स्टेट लेवल रेगुलेशन पे ज़्यादा रिसर्च नहीं है। हम कई बार नो पिछले 20 साल में खास करके ये नैरेटिव बन गया है, स्टेट्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, स्टेट्स का रोल इम्प्लीमेंटेशन में है। और ये मुझे बहुत ही गुस्सा देता है, क्योंकि ये सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट्स आर लॉ मेकिंग, देयर इज अ लेजिस्लेचर, राइट? हम्म। एंड तो जब ये बात आ जाती है तो स्टेट्स के रेगुलेटरी रोल पे ज्यादा चर्चा नहीं होती। तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो स्टेट रूल मेकिंग पर ध्यान लाया जाए। तो क्रॉस स्टेट एनालिसिस करें हम। इंडिया के स्टेट्स यूरोपियन कंट्रीज के साइज के हैं, ये कई बार ये एग्जांपल्स आती रहती हैं, है ना? तो अब अगर ये सही है तो फिर यू यू आल्सो वांट स्टेट्स टू बी कम्पिटिटिव ग्लोबली। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो रेगुलेटरी रिसर्च इज वन, विच मीन्स स्टेट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट लिस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंकरेंट लिस्ट है, उन पर हम काफी सारा ध्यान देते हैं। सेकेंड इज पॉलिसी एडवाइजरी, कि वंस यू डू द रिसर्च, एक बार आप पता करते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, हिस्ट्री क्या है, इश्यूज क्या है, उसके बेसिस पर क्या हम स्टेट्स की मदद कर सकते हैं टू मेक बेटर चॉइसेस इन देयर रूल मेकिंग। ये है ट्रेस का उद्देश्य मोटा मोटा।
ये बहुत सही लाइन पकड़ी है आपने भुवना, क्योंकि हम लोग तो हमेशा इस विषय पे बात करते ही रहते हैं, क्योंकि हम तो दिल्ली से बहुत दूर हैं, तो राज्य का महत्व हम जानते हैं। और हम लोग हमेशा जैसे बोलते हैं बिल्कुल पब्लिक फाइनेंस के दृष्टिकोण से भी 60% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट्स का स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू होता है। हेल्थ, एजुकेशन जो कि मुख्य मुद्दे हैं, उस सब में भी प्राथमिक रोल तो स्टेट गवर्नमेंट्स का है। लेकिन इसके बिल्कुल बावजूद भी हमको ये भी पता है कि एवरेज जो स्टेट असेंबलीज हैं वो 30 दिन से ज्यादा मिलती भी नहीं है, बिल्कुल और उसमें से 15 दिन तो बजट डिस्कस करने में चले जाते हैं। तो मतलब आप सोचिए इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है और 15 दिन के डिस्कशन में हो रहा है, तो किस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे वो हम देख ही रहे हैं। तो नहीं, बिल्कुल। और ये एक तो हम हंस सकते हैं इस बारे में, दूसरा मुझे तो डर लगता है इस बात से, राइट? क्योंकि ऑन द वन हैंड हम इतना चैंपियन करते हैं फेडरलिज्म को, या हम कहते हैं कि फेडरलिज्म ऊंचा होना चाहिए या फिर हमको स्ट्रेंथन करने चाहिए हमारे स्टेट्स को। पर दूसरी बात ये है कि स्टेट्स का जो रूल मेकिंग या लॉ मेकिंग रोल होता है वो असेंबलीज ज्यादा करके नहीं कर रही, वो एग्जीक्यूटिव कर रहा है, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं। उस पर तो कोई भी मतलब स्क्रूटिनी, हिंदी में आई डोंट नो द राइट वर्ड फॉर इट, स्क्रूटनी है ही नहीं। तो उससे मतलब कितने सिटीजन्स को किस तरह से इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, हेल्थ चाहे हो, एजुकेशन चाहे हो, कोई भी प्रोक्योरमेंट हो, अगर स्टेट सारा कुछ कर रहा है और रूल्स लिख रहा है, तो किसी ने देखा ही नहीं है कि रूल्स में लिखा क्या है। और ये वाली चीज आपने बहुत अच्छी बोली भूना, जो कि भी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन टाइप एजेंसी है। तो ये इसमें कभी कुछ रोशनी डाली कि ये ऐसी धारणा क्यों आई? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा ही लगता है कि भाई सेंटर में सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, वो बताएंगे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट जो है वो प्रणय ने बोला मतलब 60% पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो भी होता है कि कैसे खर्च करना है वो तो हम ही बताएंगे तुमको, है ना, Exactly. यूजुअली, क्योंकि वो हम तुमको दे देंगे और तुमको ये बाकी पैसा कैसे खर्च करना है हम बता देंगे, बस तुम करते रहो। तो तुम्हारे Yeah. पास है ना, तो एक ऐसा वो है कि एक दिमाग एक सेंटर में बैठा हुआ है और ये हाथ पैर हैं, अंग हैं वो हमारे बिल्कुल। एपरेटस के, जो कि कर रहा है। तो ज्यादा सोचो वोचो मत, जो जो हम बोल रहे तो ये ऐसा कैसे हो गया? ये अपने आप से हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी है। तो ये क्या राज है? देखिए, मैं इस सब्जेक्ट पे अथॉरिटी तो हूँ नहीं, बट दो तीन ऑब्जर्वेशंस जो हैं या फिर दो तीन चीजें जो पढ़ी हैं, जो स्मार्ट पीपल हैव रिटन अबाउट इट, राइट? एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ने इसे अलग है इससे। Constitutionally, we have set it up to be a semi-federal structure. India is not a federation; it is a union of Sure, states, that's right? And right from the start, if you see the last few years, I've been obsessing about studying and teaching myself the Constitution, right? So you read all the great books and so on. तो उनमें से कई बारी when you see the Constituent Assembly debates, मेरे भी है, आप देखेंगे कि एक उस जमाने का जो कंसर्न था वो ये था कि हमें जोड़ना है, हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, क्योंकि नहीं तो सब अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, फिर इस देश को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है? तो ये एक बड़ा सा कंसर्न था। उस वक्त में ऐसी चैलेंजेस थी, अब वो सही थे गलत थे, ये तो छोटा मुंह बड़ी बात वाली वाक्य हो जाएगी, राइट? तो ये तो मैं नहीं कहूंगी, बट वो कंसर्न्स उनके उस वक्त थे। Subsequently, from what I can see, is through the 50s and the 60s, जब ये सेंट्रल प्लानिंग का भार एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब हम देखते हैं कि अभी सेंट्रल प्लानिंग आप स्टेट लेवल पे नहीं कर सकते, मतलब फिर तो वो 28 स्टेट्स का सेंट्रल प्लानिंग होगा ना। तो अलग से आपको यू हैव टू थिंक अबाउट इट एट द नेशनल लेवल, कि हम सब कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, इनपुट करेंगे, हमको बताएगा कि कितने जूते बनाने हैं, कितने घड़ियां बनानी है, कितना क्या लगेगा इसके लिए, कितना लेबर, कितना घंटा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो आई थिंक दैट वाज वन ओरिएंटेशन। एंड द सेकंड वाज, जैसे ही ये वेलफेयरिज्म बढ़ने लगा और स्टेट का जो डेवलपमेंट रोल है या डेवलपमेंट एम्फेसिस है, रादर देन द आपको
आपको वो डॉक्टर विजय केलकर और अजय शाह की किताब तो आपने देखी होगी ना, इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक, इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक, करेक्ट। एंड इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक में जैसे वो कहते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल रोल ऑफ द स्टेट। सो हमारे यहाँ पे स्टेट के रोल का जो एम्फोसिस है वो वेलफेयर पे काफी ज्यादा बढ़ गया। अब वेलफेयर स्कीम्स भी आप उस तरह से रन नहीं कर सकते हैं, अगर स्पेशली अगर सेंटर की प्रायोरिटी है। तो आप देखेंगे कि right at the early days of the republic we start to see changes in the state list and in the कई सारी आइटम स्टेट लिस्ट में जो पहले थी उनको या तो यूनियन लिस्ट में लाया जाता है या कंकरेंट लिस्ट में लाया जाता है, राइट। एंड ये बढ़ता जाता है। तो अगर आप वॉल्यूम देखेंगे लिस्ट्स का तो यहीं पे आपको क्लू मिल जाता है कि माय गॉड हमने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी और उसको अभी चेंज करना बहुत मुश्किल है। So I don't know. So that's some of the, I don't know, historical stories around this. I'll say one more thing about this, right? Which is that अब आप देखेंगे कि फेडरलिज्म, not फेडरलिज्म, but at least on the role of the states, अभी भी आपको पुशबैक मिलेगा। और वो पुशबैक अब क्या है कि अरे उनको छोड़ देंगे तो वो सब गड़बड़ करेंगे। जैसे आप हम अभी थोड़ी देर में लेबर लॉस की बात करने वाले हैं, वो एक एग्जाम्पल है उसमें कि अगर मैं इफ आई डोंट पुट अ थ्रेशोल्ड तो वो तो फिर 0 का थ्रेशोल्ड कर देंगे सबके सब। Whereas हम ये नहीं सोचते हैं कि नहीं, इनमें से 4 स्टेट्स 1000 का थ्रेशोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसे होगा। तो हमें कॉन्स्टेंटली लगता है कि अगर स्टेट्स के हाथ में दे देंगे तो रेस टू द बॉटम हो जाएगा। तो ये अब नर्वसनेस काफी सारी हमको देखने को भी मिल रही है। हाँ, मतलब विश्वास नहीं है कि हम ये लोग तो मतलब कुछ गड़बड़, और स्टेट्स भी ये करते हैं। खैर स्टेट्स everyone wants decentralization up to their own level, जैसा राजा चलैया ने कहा। हाँ, तो ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं लेबर लॉस के ऊपर, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर काफी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये अक्टूबर 2020 में संसद ने श्रम कानून में कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण सुधार लाए थे, कुछ 4 लेबर कोड्स लाए थे वगैरह वगैरह। तो क्या थे ये सुधार और उसका क्या असर दिख रहा है? कुछ अभी से शुरुआत हुई है या कैसे चल रहा है ये? पहले मैं बताती हूँ आपको कि मोटा मोटा इसमें है क्या। तो रफली स्पीकिंग यूनियन और स्टेट लेवल पे लेबर लॉज का डिवीजन है, कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट है। कुछ चीजों पे सेंटर ने लॉज बनाए हैं जो हिस्टोरिकल हैं, और कुछ इश्यूज पे स्टेट्स ने भी लॉज बनाए हैं। स्ट्रक्चर ऐसा है कि सेंटर लॉज जब बनाता है तो रूल मेकिंग पावर, जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो हम कहते हैं, वो पावर स्टेट्स के हाथ में है। जैसे आप देखेंगे फैक्ट्रीज एक्ट है, बट फैक्ट्रीज एक्ट के साथ फैक्ट्रीज रूल्स होती है जिसमें सारी प्रोसीजरल डिटेल्स होती है, और वो टुगेदर इट बिकम्स अ बॉडी ऑफ गवर्निंग लॉ। तो ऐसे कई सारे 44 ऑड यूनियन लेवल लॉज विद स्टेट रूल्स थे। तो इनको अब 2014 से आपने ये भी देखा होगा कि रिपील लॉज का एक्सरसाइज भी चल रहा था सेंटर में। तो कुछ लॉज रिपील हो चुके थे, आई थिंक 14 या ऐसे कोई नंबर है। तो बचे 29 लॉज, उनको उन्होंने कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स में ऑर्गेनाइज किया। ये 4 कोड्स क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। मोटा मोटा गवर्निंग द 4 बिग कंसर्न्स और इश्यूज इफ यू विल। और ऐसा नहीं है कि लॉज को ड्रास्टिकली बदल दिया, कुछ उनको रीऑर्गेनाइज करके सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश की, कि जैसे फैक्ट्रीज एक्ट का जो डेफिनेशन होगा फैक्ट्री के बारे में या एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, या फिर आप वही देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जो डेफिनेशन होगा वो हल्का सा अलग होगा, या फिर जब आप देखेंगे कई सारे बीडीएन कंस्ट्रक्शन, बीडीएन सिगार वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अलग अलग चीजों के लॉज में सब में हल्का सा डिफरेंस होगा इन डेफिनेशन। इसमें एंटरप्राइजेस अटक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव, तो जितना कंसिस्टेंसी हम ला सकते हैं पहले तो वो कंसिस्टेंसी ले रहे, दैट वाज वन अकॉम्प्लिशमेंट। सेकंड इज मोटा मोटा जितना आपको कंप्लायंस करना पड़ता था या फिर जो पेपर वर्क है उसको कम करने की कोशिश की है। जैसे हमने गिनती की थी टीमलीज के साथ, अवांटिस रेक्टेक के साथ हमने गिनती की थी कि पहले अगर आप ये 44-29 लेबर लॉज देखते तो अब आप 100 से ऊपर
रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। मतलब इफ यू आर एट दैट इंटरसेक्शन की सारी चीजें आपको अप्लाई हो जाती हैं, तो 100 से ऊपर आपकी रजिस्टर्स होती है ना, तो जस्ट दैट पेपर वर्क इज अनोइंग। अब मोटा मोटा एटलीस्ट द यूनियन का गाइडेंस जो है वो है कि 10 रजिस्टर हैं। हो सकता है ये 10 से जब स्टेट्स का रूल्स आ जाए तो 10 से 20 हो जाए, बट स्टिल इट्स अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन सम ऑफ द compliance related requirements. The third thing that has changed, the third big thing that has changed is some of the thresholds. अब threshold माने क्या कि पहले अगर आप देखें तो फैक्ट्रीज एक्ट मोस्ट स्टेट्स में 20 से ऊपर फॉर नॉन पावर नॉन इलेक्ट्रिफाइड और नॉन पावर एंटरप्राइजेस, 40 से ऊपर in most states, 40 से ऊपर for, I'm sorry, I'm making a mistake. 10 and 20 was the threshold. So 10 for non-power and 20 for power factories. Up, some of those thresholds have changed. So for example, roughly these are speaking, thresholds for employments, right? कि कितने लोग 20 से हाँ, 20 से अगर आप ज्यादा होंगे 20 तो ये लॉ आपको अप्लाई करेगा, तो इसके सारे स्ट्रिक्चर्स आपको अप्लाई करेंगे, राइट? तो इसमें अलग, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो हिस्टोरिकली हमने बहुत सारा सुना है इसके बारे में कि जैसे एक वर्कर को अगर आपको रिट्रेंच करना है तो आपको सरकार के पास जाना पड़ता है परमिशन के लिए। अगर आपको रीहायरिंग करना है रिट्रेंचमेंट करने के बाद, तो सबसे पहले प्रायोरिटी रूल्स के तहत आपको जिनको रिट्रेंच किया है उन्हीं को हायर करना पड़ेगा। या फिर ट्रेड यूनियंस का एंगेजमेंट जो होता है, किस अगर आपको दुकान बंद करनी है कि भाई नहीं, हमारा बिजनेस नहीं टेक ऑफ किया, सालों आप अटक जा सकते हैं क्योंकि आप लिक्विडेशन कर नहीं सकते, आप बंद नहीं कर सकते हैं एंटरप्राइज को, राइट? बिकॉज लेबर है एंड यू मेक अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स। तो इस तरह कुछ थ्रेशोल्ड्स को उन्होंने चेंज किया है। इट इज चेंज फॉर द बेटर, बट इन माय व्यू फार फ्रॉम द चेंज दैट इज नीडेड। जैसे फैक्ट्रीज, रफली स्पीकिंग, मोटा मोटा नाउ द लेबर लॉज अप्लाई ओवरऑल, आई एम सेइंग ओवरऑल द 4 कोड्स का एस्टैब्लिशमेंट थ्रेशोल्ड इज 10, factories related threshold is 50, and the industrial disputes related threshold is 300. Okay. So this is roughly speaking the world of thresholds that has been established. Again, it's more complicated, there is nuance and so on, but mota mota ye ek bada change hai. और ये the last change is कुछ चीजों में again better than before but not enough in my view, कुछ चीजों में इन थ्रेशोल्ड्स को डिटरमिन करने की फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स को दी गई है। अगर स्टेट्स ब्रेव होना चाहें, रिस्क लेना चाहें, तो कुछ जगहों में उनके लिए एंट्री बना दिया है, which in our view again is a very positive development. कई सारी चीजें हैं जहाँ पे देनी चाहिए थी, जहाँ दी नहीं है, but it's a start. तो ये है roughly speaking the world of the new labor codes. अब हुआ क्या कि ये 2018, 19, 20, 3 साल के बीच में इन 4 कोड्स को पास किया गया। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज कि लागू होने से पहले स्टेट्स अपने रूल्स तैयार करें। आपको याद होगा कंकरेंट सब्जेक्ट है, लॉ सेंटर ने बना दिया, रूल्स बनाने हैं। और इंडिया में ट्रेडिशनली लॉज एंड रूल्स में आप 30 to 45 डेज का पब्लिक नोटिस एंड कमेंट पीरियड रखते हैं। तो जैसे रूल्स बना दिए, फिर आपने पब्लिक डोमेन में डाल दिए, यू इनवाइट स्टेक होल्डर कमेंट्स, आ गए, आपने रीड्राफ्टिंग कर ली एंड देन यू आर रेडी टू। अब वो रूल्स बनाने में स्टेट्स ने बहुत टाइम लिया, बिकॉज सोचिए, आई मीन माहौल भी ऐसा है, स्टेट्स एंड सेंटर आर ऑलवेज striking, particularly if you are different political parties or different orientation, और भी मुश्किल हो जाता है। और कोविड भी चल रहा था। और एक और बहुत बड़ी चीज चल रही थी, फार्म लॉज, राइट? So there were 2 big sort of reform measures in that sense, law, regulation reform, labor and farm. And अब यहाँ पर जब अटक गया तो यहाँ पे it was difficult then to bring that up. So even though the labor law stuff came for much before the farm law, the proposals. तो अब situation ये है कि पिछले 2 साल से तो मैं यही सुन रही हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर से अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट अब तक हुआ नहीं है। 90% ऑफ स्टेट्स ने अपने रूल्स तैयार कर लिए हैं, जो पब्लिकली तैयार कर लिए, मतलब पब्लिक में डाल दिया था। अब वो रीड्राफ्टिंग हुआ नहीं हुआ वो हमें पता नहीं है। अब कब लागू होगा ये
is hard to tell. I don't know if it's cold feet, I don't know if it's sort of the broader political environment, या फिर maybe we have to wait until 2025. किसी भी स्टेट ने नहीं किया भुवना? कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि लॉ लागू नहीं है. So law has only been notified, but not for implementation. So usually क्या हो जाता है? Even at the center level पे भी. So Parliament has passed the laws. Right. लेकिन गजट में नोटिफाई, वो जो गजट में नोटिफाई करना होता है. गजट में हो गया है, गजट में भी it's the date of implementation, किस डेट से लागू होगा. तो वो उस एक बताएंगे, वो डेट अभी तक नहीं डाली है. नहीं, वो डेट नहीं डाली. तो जब तक वो डेट नहीं आएगी तब तक वो लागू नहीं. जबकि ये तो हल्का फुल्का मेजर है फ्रॉम अ यूनियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि उनके कहने से तो कुछ होगा भी नहीं जब तक कोई स्टेट करेगी नहीं. नहीं, सिर्फ यूनियन टेरिटरीज, एक्सेप्ट इन यूनियन टेरिटरीज में इमीडिएटली हो जाएगा. No, but the difference is in this particular case, right? Because it is a new law and it subsumes or it takes away or reads down or subsumes or replaces a whole set of laws, then it becomes tricky. क्योंकि अगर स्टेट ने रूल्स नहीं बनाई हैं तो क्या लागू होगा? फैक्ट्रीज एक्ट तो चला गया, अब कौन सा लॉ रिपीट? लॉ तो मोटा मोटा आपको बताता है ना, उसकी डिटेल्स कहाँ है. तो अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है किसी भी चीज पे तो हमारी गाइडेंस कहाँ है? तो इसीलिए एवरीबडी विल डू इट टुगेदर, और एटलीस्ट मोस्ट स्टेट्स विल गेट रेडी एंड डू इट टुगेदर एट अ पर्टिकुलर डेट. तो तैयारियां हो रही हैं, जोरों शोरों से हो रही है. मैंने देखा है कई स्टेट्स में रूल्स लिखे गए हैं, रीड्राफ्टिंग, कंसल्टेशन बहुत ही इंटेंसिवली हो चुका है. अब कब डेट आएगा? तारीख पे तारीख रहे. वो तो ये सुधार अभी तक लागू ही नहीं हुई है, मतलब नहीं, मुझे तो लग रहा था हो गया. ये प्रणय हमने जल्दी कर दी, पुलियाबाजी ये वाली. ये रिडक्स कर लेंगे. कोई जल्दी नहीं है, रोजगार तो सदाबहार विषय है, तो वो तो चलते रहेगा. तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए भुवना कि कई राज्य तो पहले से कुछ बदलाव ले आए थे. जैसे राजस्थान ने अपना लेबर कोड चेंज किया था, मध्य प्रदेश ने भी कुछ कदम उठाए थे. और ये थ्रेशोल्ड से रिलेटेड है कि मतलब 200 लोगों के बाद अगर फायर करेंगे तो ही हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे छोटी होगी कंपनीज तो हम लोग खुद से फायर कर सकते हैं. इस तरीके के शायद कुछ बदलाव, तो वो कैसे हुए और अगर हुए तो उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है अभी तक? इम्पैक्ट हमेशा बहुत मुश्किल है ना प्रणय, उसको ट्रैक करना और कॉजल इन्फरेंस लेना बहुत ही मुश्किल काम है. तो मैं उससे थोड़ा सा सावधान रहूंगी, राइट. बट मोटा मोटा द ट्रेजेक्टरी ऑफ हाउ दिस लेबर रिफॉर्म्स वर्क हैज हैपेंड. अब द हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स चेंजिंग थ्रेशोल्ड्स ये राजस्थान से शुरू नहीं हुआ था. इनफैक्ट ये वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. So here is an interesting story on Industrial Disputes Act, which is पहले जब एक्ट लागू हुआ था, आई थिंक 1971 में जब उसको पास किया गया था, तब उसका थ्रेशोल्ड था 300. जो थ्रेशोल्ड हमें आज रेवोल्यूशनरी लग रहा है, वो स्टार्टिंग ही 300 था. फिर वेस्ट बंगाल ने चेंज करके आई थिंक उसको 50 किया और बहुत सारा हाहाकार हुआ. फिर उसके बाद उस थ्रेशोल्ड को 1978 या 1983 में रिवाइज करके 100 किया गया, और फिर वो 100 पे हम अटक गए. तो जो राजस्थान ने किया, जो हमें लग रहा है कि लैंडमार्क था 2014 में, वो बेसिकली सिर्फ इतना किया था कि भाई पुराना सबसे पहले जो विजन था वहां तक ले आते हैं उसको, राइट. तो रेडिकल चेंज तो है ही नहीं, ये तो जस्ट कमिंग बैक टू व्हाट इज ओरिजिनल थिंकिंग. एनीवे, दैट अपार्ट, कई स्टेट्स ने पिछले 6-7 साल में कुछ ना कुछ छोटा छोटा करने की कोशिश की. Here is the problem. Rajasthan did the most radical to start with, because उन्होंने okay, this is a little murky territory, but I will try to explain, which is that on these concurrent list subjects, center is passing a law. States do retain the option to pass their own revised version of their law, subject to presidential assent. So जैसे हम देखते हैं कि there is a Factories Act for the country, but you could also have an Uttar Pradesh Factories Act, but it has its own process and procedure and so on to get it done, right? It is possible, and Rajasthan was one of the first states to try and take advantage of that and try and be a little bit ambitious. फिर उस देखा देखी
दूसरे स्टेट्स ने भी छोटी छोटी चीजों में करना शुरू किया। सबसे पहले तो फैक्ट्रीज का जो थ्रेशोल्ड मैं बता रही थी आपको 10 and 20, उसको 20 and 40 कई सारी स्टेट्स ने करने की कोशिश की। फिर एक दो स्टेट्स ने 50 तक ले गए हैं उनको। ये वाली जो थ्रेशोल्ड है फैक्ट्रीज की, ये किस पर लागू होती है? मतलब ये पीएफ के लिए था या रिट्रेंचमेंट के लिए था? नहीं, सो रिट्रेंचमेंट के लिए है 300 वाला नंबर। ओके, सो 100 से 300 दैट वाज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। So not just retrenchment, all sorts of things, but yes, big mota big thing is retrenchment. Factories Act is mostly to do with occupational safety, कि आप कितने घंटे काम करेंगे, आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको किस बिना पे दिया जाएगा, किस तरह की मशीन्स हो सकती हैं, कितने हजार्डस प्रोसेसेस हैं आपके फैक्ट्रीज में, कितना हवा होना चाहिए, किस तरह का पानी होना चाहिए. And I'm not being facetious, this is exactly the detailing that goes in, right? कितने ऊंचे सीलिंग्स होंगे, खिड़कियां कितनी होंगी, या फिर पीपी क्या एंटी हैजर्ड क्लोथिंग होगा, शिफ्ट की ड्यूरेशन क्या होगी, so on and so forth, जो भी हम occupational safety guidelines रख लेंगे. That's a Factories Act मोटा. It's not the only thing. There are additional, जैसे ये मैं कह रही थी ना आपसे, ओवरलैप्स है. थोड़ा सोशल सिक्योरिटी भी होगा फैक्ट्रीज एक्ट में, थोड़ा वेजेस भी होगा फैक्ट्रीज एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन वर्किंग इन फैक्ट्रीज वो भी घुसेगा, मगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अलग है. So, इस तरह से एक वेब हो जाता है. बट फॉर ए फैक्ट्री, मीनिंग जो एस्टैब्लिशमेंट कहता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अंडरटेक करेंगे, उन पर क्या क्या लॉज अप्लाई होंगे, क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे, ये फैक्ट्रीज एक्ट डिटरमाइन करेगा. अब of course now जब नए लॉज आएंगे तब there will be a change in the nomenclature. So इस तरह की चेंजेस कई सारी स्टेट्स ने कोशिश किया था. In 2020, by the way, there is one paper, you may want to put it in your show notes, that two my colleagues and I just wrote. We documented all the changes in labor laws, or the movement, if you will, over time on key parameters. जैसे आपने कहा retrenchment rules, thresholds for factories, thresholds for services enterprises, so on and so forth. तो एक छोटा सा पेपर हमने लिखा था just for facts, and that data set is also available. We are happy to make it available to you. आपके रीडर्स को अगर उसमें इंटरेस्ट हो. ठीक. तो भुवना, हम भी कॉजल नहीं भी लेते, लेकिन आई मीन मोटा मोटा ये करने से हुआ कुछ क्या? Jury is out, Saurabh. But we can look at other countries जहाँ पे कुछ चीजें की हैं और क्या उसके benefits हुए हैं, या फिर even in places where there are special economic zones. China is a classic example. Vietnam is another example. In our neighborhood, we have Bangladesh as an example, right? So ऐसा नहीं है, right? And वहाँ पे हमारे lessons कुछ हैं. Okay, separately, literature, some very smart academics have econometric research apply करके थोड़ा they also try to figure out this causal path. तो दो तीन चीजें आती हैं. One is that flexibility for enterprises in employment has a productivity offshoot or a productivity benefit. So I think I'm failing, the numbers are escaping me, but I think Doherty, Frisancho and Krishna, in one of these papers, they articulate that in the factory, जितना आप पहले बना सकते थे versus in places where there even slight movement in labor laws towards flexibility, वहाँ पे आपके per worker value add increase हो जाता है. और so there is a fair amount of literature on the benefits that come from flexibility to employers in hiring and making labor decisions within their enterprises. इस पर काफी सारा evidence जमा है. अब इंडिया में specifically, I think Economic Survey 2016-17, if I'm not mistaken, or 2017-18, I could be missing the years, made a documentation of the Rajasthan story. कि राजस्थान में हुआ क्या था, इसके बाद क्या change हुआ था. So we know roughly that there was a change in terms of size, median size of factories and enterprises. कि बढ़ गया था. तो factories were now employing more people than they were employing before. That being said, there is also a flip side. Did it have enough of a payout? Not completely.
नहीं, एनेक्डोटली हमको सुनने को तो मिलता है, पहले राजस्थान कभी हम इंडस्ट्रियल सिर्फ टूरिज्म के अलावा कुछ सुनते नहीं थे। अभी एटलीस्ट देर आर कुछ कुछ इंडस्ट्रियल क्लस्टर वगैरह की बात सुनने में आती है, पर यही मुझे नहीं मालूम कि एनेक्डोटल ज्यादा है या उसमें नंबर्स में दम है कि नहीं, या हो सकता है अभी 8 साल हुए हैं तो मतलब इतने साल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो 7-8 साल में सिर्फ एक लॉ हटाने से जाएंगी कि नहीं। और सर दूसरी बात ये होती है कि सिर्फ एक चीज नहीं होती ना किसी भी जगह में, कई सारी चीजें हो रही हैं। अगर आप सोचेंगे तो राजस्थान में पॉलिटिकल टर्मोइल भी तो रहा है 2014 से। सो देयर इज आल्सो सेवरल अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग दैट अफेक्ट, जो हम कहते हैं ना कि इज इट ऑल सेटेरिस पैराबिस फॉर दोज हु स्टडी इकोनॉमिक्स, राइट? एंड वो क्लियर नहीं है। हाँ, एनेक्डोटल तौर पे देखे तो जैसे भिवाड़ी में ये काफी बात चल रही थी सौरभ की, वहां पर एसी मैन्युफैक्चरिंग का काफी सेटअप है, और अब बात चल रही है सेमीकंडक्टर के लिए जो असेंबली टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एटीएमपी या ओसैट जिसे बोलते हैं, तो कुछ एक दो प्रपोजल्स हैं जो भिवाड़ी में थे। तो जब मैंने सुना है भिवाड़ी में कौन जा रहा है, तो फिर तब मैंने देखा कि एसी का ऑलरेडी एक क्लस्टर है वहां पे, और शायद लॉस से रिलेटेड होगा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नई चीजें हैं जो मैं राजस्थान में देख रहा हूँ और जो मैंने अपेक्षा बिल्कुल नहीं की थी। नहीं है प्रणय, बस एक ही चीज मुझे समझ नहीं आती, मतलब शायद इसी कभी कभी एक चीज होती है कि हम शायद बॉटलनेक्स दूसरे हों राजस्थान में, पानी, बिजली, ये सारे बॉटलनेक, और इवन लेबर अवेलेबिलिटी, मतलब राजस्थान स्पार्स स्टेट है ओवरऑल, तो वो वाली जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी, पोर्ट, ठीक है, गुड़गांव वहां से आपको नियरेस्ट गुजरात इतना दूर नहीं है, और अभी वो कॉरिडोर भी आ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था, आई मीन जैसे भुवना बोल भी रही थी कि कॉजल इफेक्ट बड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे तो लग रहा था कि जो दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर है उसका ज्यादा हाथ हुआ है इसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस साइड में आने का, रादर देन लेबर लॉ। लेकिन हो सकता है ये यही है कि ये शायद और रिसर्च करेंगे तो शायद समझ में आएगा। अभी के लिए मुझे जो समझ में आया वो ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का हाथ ज्यादा समझ में आ रहा था। सौरभ, आई जस्ट ऐड वन थिंग ना, और इवन फॉर प्रणय, ये जो भिवाड़ी आप कह रहे हैं या फिर जो क्लस्टर्स हम देखते हैं, कई बारी in the rules they will have carved out an exception or an exemption for that sector, right? तो आप जाकर देखेंगे ना डिटेल में, जैसे IT industry is the best example of this in India, which is Shops and Establishments Act of different states governs the IT industry. Every state gives you exemption. Okay, now I made that up. 4 states at the very least have given you exemptions, conditional exemptions to IT industries. So Haryana, Andhra Pradesh, Telangana, well now Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra. अब आप ही सोचिए कहाँ है आईटी कैपिटल ऑफ ITES की क्लस्टरिंग कहाँ है, तो थोड़ा देख के भी समझ आ जाता है, राइट? एंड दिस एग्जेम्पशंस यू सी अक्रॉस द बोर्ड। एग्जेम्पशंस ऐसे हो सकते हैं कि आके मेरे पास जरा हाजिरी कर दीजिए, हम चिट्ठी लिख के दे देंगे। ऐसा भी होता है कि पूरे इंडस्ट्री को, क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स को एग्जेम्पशन दे दिया, या फिर ये सारी कंडीशंस हैं, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करके दे दीजिए और जाइए अपना काम कीजिए। तो ये कई बार होता है और हमने रिपीटेडली और एरिया वाइज भी कि ये हमारा इंडस्ट्रियल, इस एरिया में आओगे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं टाइप से। ये ज्योग्राफिक जो स्टोरी है ना, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। SEZ का भी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि अच्छा, बाय द वे दूसरे कंट्रीज में बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना वही अप्रोच है होता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या एक्सपोर्ट जोन है या फ्री जोन जो कहते हैं, कई सारी जगहों पे आपको XYZ से एग्जेम्पशन दे दिया जाता है या आपको स्पेशल कंडीशंस दिए जाते हैं। बड़ी अटपटी सी चीज है ना, मतलब कि हम लोग एक लॉ बना देंगे, उसमें इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, फिर वो कुछ जिसको हमें लगता है इसमें फायदा है, उसमें हम लोग एक थोड़ा सा एक अलग लॉ बना देंगे उसके लिए, या अलग एक्सेम्पशन दे देंगे। यप, ठीक है। तो अब आगे हम लोग आपकी जो स्टेट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, तो अभी जैसे कि ये सिर्फ स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारे
मेंटेलिटी का भी इशू है। जैसे आपने बोला कि भारत में मिसिंग मिडल है, बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं वगैरह, लेकिन फिर भी भारत में थोड़ा एक फैसिनेशन है। आप एक आम आदमी को भी पूछ लीजिए तो वो बोलेगा कि छोटी कंपनियां होनी चाहिए, हमें और स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये क्या माजरा है, हम लोग बड़ी चीजों से क्यों डरते हैं? ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। आई हैव नो आइडिया, बट सही कह रहे हैं। मेरा पेट पीव है प्रणय, कि हम वी आर फैसिनेटेड विद स्मॉल मीनियल एंड जुगाड़, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये होल्ड बैक है हमारे लिए। हाँ, बट और ये जैसा क्यों आप होता बोल है? रहे, हाँ, और जैसा हम लोग, आपने बोला था ना कि कुछ लॉज रिपील हुए थे 2014 से लेके, तो हम लोगों ने देखा था 2015 में वो रिजर्वेशन फॉर स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज की कुछ लास्ट एंट्रीज निकाली गई। तो उसके पहले कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी था उसमें, मतलब आप सिर्फ छोटी कंपनीज ही बना सकती हैं चीजें। तो कितनी सारी रेस्ट्रिक्शंस हमने खुद खड़ी कर दी थी। तो बिल्कुल। ये एक प्रॉब्लम। अब एक लास्ट पॉइंट इसी पर, आपका यूनियंस पे क्या विचार है? अभी यूनियंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लेबर लॉज वगैरह में, तो यूनियंस के बारे में आप कैसे सोचती हैं? आप मेरा ना स्टेट्स में काम बंद करा देंगे प्रणय। um, देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज क्रिटिकल। माय प्रॉब्लम इज ओनली जब ये आप स्टेट्स लॉ और रेगुलेशन के दायरे में इसको ले आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फॉर collective action problems is a beautiful thing. That's what makes us human beings, right? कि हम एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि जोड़ के कुछ बदलेंगे. This is a wonderful, wonderful thing. The problem is when trade unions have legally sanctioned bargaining power. अब आप उनसे पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं. हर एक जगह पे अगर कोई भी एक्शन या चेंज करना पड़ेगा, वो करने नहीं देंगे. एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पे क्यों इतना टाइम लगा, राइट? अब द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज देयर आर पीपल्स लाइवलीहुड्स. लोगों की रोजगार इससे जुड़े हुए हैं. सो वी कांट बी अनएम्पैथेटिक अबाउट इट. हजारों लोग हैं जिनके रोजगार है जो यूनियंस से जुड़े हैं, और कोई जब उनके लिए नहीं बोलता है तब यूनियंस बोलते हैं उनके. सो आई गेट दैट पार्ट ऑफ इट. It's the legal sanction for unions that becomes a problem. हम बात कर रहे थे ना सौरभ पहले कि ये लेबर लॉज का कॉजल इम्पैक्ट क्या है, या जैसे आप देखेंगे कि कुछ कंट्रीज में, चाइना ऑफ कोर्स इज वन एग्जांपल, बट इवन इन बांग्लादेश, विद इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, आई थिंक दे कॉल देम स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स या फ्री जोन्स, ऐसे कुछ 15 जोन्स हैं बांग्लादेश में जो उन्होंने खड़े किए हैं. वहां पर trade unions are not allowed to function. Moreover, strikes for 3 years, strikes 3 years of establishment of an enterprise, strikes are not allowed. Right? The kinds of things that we see typically. This is true in several places. There are downsides to this, क्योंकि ऐसा भी होता है कि clusters में enterprises tend to behave very badly. कि हम देखते ही हैं. So you want the collective bargaining of trade unions, right? और बांग्लादेश में खासकर हम लोगों ने देखा था, मतलब काफी बार वो आग लगने की खबरें आई थी, तो फायर सेफ्टी नहीं थी वगैरह, राइट? तो बिल्कुल वो हमें लोगों को देखना चाहिए. हिंदुस्तान में आज तक किसी टेक्सटाइल, कोई भी आप टेक्सटाइल फैक्ट्री वगैरह देखिए, मैंने तो अभी बहुत देखी है, और वर्किंग कंडीशंस जो है वो काफी अच्छी होती हैं, काफी स्पेशियस होती हैं, हवा, पानी, टॉयलेट्स की फैसिलिटीज वगैरह, मतलब काफी अच्छे से. स्मॉल स्केल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टेक्सटाइल में तो इंडिया में है जगह जहाँ पे सैकड़ों सैकड़ों लोग काम करते हैं, और काफी अच्छे से उन्होंने बनाई होती है जगह. सौरभ, मैं नहीं अग्री करूंगी आपसे ना, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे बहुत अच्छी कंडीशंस है. हाँ, मैंने कर्नाटका में ही देखा है. हाँ, मैंने कर्नाटका में ही देखा है. तो मैं आप कर्नाटक में देखेंगे, आप ये तमिलनाडु में भी देखेंगे ना, जैसे तिरुपुर में है द मैसिव टेक्सटाइल. Problem is there are only 2 or 3 such places where there is textile manufacturing. 1.3 billion people. How do we not have more of it? And we grow so much, sort of raw materials. How are we not manufacturing more textiles? So ये सवाल उठता है. और Bangladesh becomes so jarring because it's relatively very small, right?
बिल्कुल। पर प्रोलिफरेशन, प्रोपोर्शनैलिटी तो आप देखिए यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ। गारमेंट में खासकर मेरे ख्याल से, मतलब आई थिंक अभी कपड़ा और मिल में तो हम अभी भी काफी अच्छा ही करते हैं मेरे ख्याल से, हिंदुस्तान में इतना बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन गारमेंट में शायद उतना हमने नहीं किया जितना कर सकते थे। करेक्ट। हम्म। तो एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हम पीछे रह रहे हैं। नहीं, वो दूसरी भी तो मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा नहीं कि कपड़ा बनाना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हाँ, सही बात है। ऑल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आई एम सेइंग इन जनरल। हाँ। सौरभ, आप तो फैक्ट्री चलाते हैं, तो आपको क्या बोलना है इसके ऊपर? नहीं, तो इसीलिए मैं आई मीन ना ही मैं फैक्ट्री तो मेरी बहुत छोटी सी है, लेकिन हम क्योंकि फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन का सामान देते हैं, तो फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज में जाना होता है इसकी वजह से। तो वो उस वजह से मतलब बहुत जगहों पे चक्कर लगाया, हर टाइप की फैक्ट्रीज में, और खासकर कपड़ा की मिलों में, पर साउथ में ज्यादा लगाया, तो मैं हर जगह की फैक्ट्री कंडीशंस के ऊपर नहीं कमेंट कर सकता। नहीं सौरभ, वो बात नहीं कर रहा मैं कि लेबर लॉस और फैक्ट्री एक्ट का आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट हुआ है क्या? हम तो अभी वो 10 से कम वाले उसमें आ जाते हैं, राइट? तो जो हमारा फैक्ट्री वाला पार्ट है वो तो बहुत छोटा सा है, तो इसीलिए उसमें हम नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी अभी हम लोगों ने फैक्ट्री एक्ट की बुक देखी, वो तो मतलब ऐसे कुछ 2000 पेज की बुक है, ठीक है? तो और सबसे उलूल जुलूल लॉ मैं तुमको बताता हूँ जो मुझे लगा, 30% फैक्ट्री के अंदर में गार्डन स्पेस होना चाहिए, तुमको पता है? नहीं। क्या बकवास है, 30%? मतलब फैक्ट्री की जगह एक तो इतनी महंगी होती है, ठीक है, और मतलब उसके अंदर में वो जो हमारी आदत है, अरे भाई तुम जो इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हो वहां पे एक कॉमन पार्क बनाओ और उसको मेंटेन करो, कि हर फैक्ट्री के अंदर में एक गार्डन बनवाओगे? हाँ? मैं दुनिया की भी बहुत फैक्ट्रीज देखी हैं, दुनिया में मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कहीं पर है, ओके, कि फैक्ट्री को बोला जाए कि तुम एक गार्डन बनाओ, माली रखो और उसको ठीक से मेंटेन करो। अरे भैया, तुम फैक्ट्री चलाने के लिए आए हो कि नर्सरी चलाओगे साथ में? और अगर आपने एक सोचे गार्डन बना भी दिया और 2-3 ट्रीज प्लांट कर दिए, उसके बाद अगर आपको उस ट्री को हटाना होगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा ट्री अथॉरिटी के पास कि भाई मैं ये ट्री काटना चाह रहा हूँ जो मैं नहीं लगाया था। तो ये मतलब ये एकदम इस तरीके की बेवकूफियां है ना प्रणय, मतलब तो मैंने जो मेरे को जो सबसे उलूल जुलूल लगा, मतलब इस तरीके के बहुत सारी हैं चीजें, छोटी छोटी, लेकिन मतलब जो, और इससे पहले मैं आईटी कंपनी चलाता था, तो मेरे को मालूम है कि भाई वहां पे तो कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता था, ठीक है? वहीं पे लगता था अरे कितना मुश्किल है इंडिया में बिजनेस। मैंने कहा फैक्ट्री खोल के देख लो तो समझ में आ जाएगा। तो जो अभी भुवना ने बोला ना कि वो आईटी इंडस्ट्री को क्योंकि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में कवर कर देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त इनोवेशन निकाला स्टेट्स ने, ठीक है? तो वहां पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता आपको, और छोटे छोटे और भी एग्जाम्पशन होते हैं, जो कि आप एक बार लेबर ऑफिस जाके एक चिट्ठी लिखवा लाओ तो आपको वो सब रजिस्टर भी नहीं लगाने पड़ते उसके बाद, ठीक है? लेकिन फैक्ट्री के लिए कोई आपको एग्जाम्पशन नहीं देगा, आपको रजिस्टर रखने ही पड़ेंगे फिजिकल, आपको पोस्टर्स लगाने ही पड़ेंगे। तो आप जैसे अटेंडेंस डिजिटल रख रहे हो तो कोई आके आपको पूछ सकता है आप डिजिटल क्यों रख रहे हो, जबकि सब आईटी कंपनीज डिजिटल अटेंडेंस रखती है, ठीक है? और इसमें काफी बार मैंने ये लेकिन एक चीज देखी है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, जो बड़े कस्टमर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने देखा है। तो इसलिए मैं पूछा था कि लॉस से कोई फर्क पड़ता है क्या? हिंदुस्तान में लोग सब मैनेज कर लेते हैं, एक तो यहाँ पे लोग भी है ना, ऐसा भी नहीं होता कि लोग बहुत महंगे हैं, तो क्या है आप एक 10 लोग बिठा दो कंप्लायंस के लिए, लेकिन पिसती है छोटी कंपनी। अब भी आपकी कंपनी 10-50 लोग की, तो आप 10 लोग थोड़ी बिठा दोगे कंप्लायंस के लिए। तो जो मेरे को लगता है जो बड़े लोग हैं उनको, आपके पास अगर 1000-2000 लोग हैं काम करने वाले, तो आप एक 10-20 लोग बिठा दोगे कंप्लायंस के लिए, कोई बहुत महंगा थोड़ी इंडिया में ये सब करना। तो उनको मैंने देखा है फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोलिए भगवान। सॉरी सौरभ, मैंने आपको इंटरप्ट किया। बताइए। मैं नहीं सहमत, आप एक तरह से ठीक कह रहे हैं, पर मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ, राइट? सही कह रहे हैं, निकल जाएगा काम, पर जो कॉस्ट होता है वो काम निकलवाना, वो आपके प्रोडक्टिविटी को भी खा रहा है ना। जो आपने 10 लोग कंप्लायंस बिठाने के लिए किए हैं, या फिर आप 4 एडवाइजर्स रखेंगे, कंसल्टिंग फर्म्स रखेंगे, जो आपका एक आदमी आपका बिल्डिंग परमिट निकाल रहा है, एक आपका फायर एनओसी निकाल रहा है, कुछ और कर रहा है, फलाने निकालना, राइट? वो सब कुछ आप प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते थे, जरूर, राइट? वो तो बिल्कुल ठीक बात है। और वो बार बार, प्लस द अदर पार्ट इज, सब कुछ करने के बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप वायलेशन में नहीं हो, तो आपका सारा टाइम जो है
वो रिस्पॉन्स में ही इन्वॉल्व है। सो ऐसा नहीं है कि कंप्लायंस के लोग जो हैं सिर्फ कंप्लायंस करके ठीक है इस साल में इसे 14 फाइलिंग करनी है, हमने कर दिया, खत्म का, ऐसा नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट ऑन रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि कोई कहीं से आएगा। आई टेल यू दिस वेरी फनी स्टोरी, हैज नथिंग टू डू विद लेबर लॉज एंड नथिंग टू डू विद फैक्ट्रीज। रेस्टोरेंट्स में आप देखेंगे कि आपको पता है लीगल मेट्रोलॉजी करके एक लॉ है जो मेजरमेंट्स के बारे में है, राइट? सो ये जो वेट्स एंड मेजर्स का बड़ा फनी स्टोरी है, वो ये है कि आप म्यूनिसिपल लेवल पे रहता है कि और लोकल अथॉरिटी इज द वन वेयर द वेट्स एंड मेजर्स ऑफिसर्स विल सिट। तो कई बार क्या होता है रेस्टोरेंट्स में या बार्स में, रेस्टोरेंट कम बार में आपने देखा होगा कि ये कई सारे लोगों से बात करने के बाद ये स्टोरीज आई हैं बाहर कि जो 30 ml का ड्रिंक पोर होता है या 60 ml का ड्रिंक पोर होता है ना, तो वेरीफाई कौन करता है? आपने कभी किया है वेरीफाई कि आपको जो ड्रिंक आ रहा है वो 30 ml है या 60 ml? कोई नहीं करता, फेथ पे चल जाता है ना, मोटा मोटा समझ आ रहा है। नहीं, अगर वेट्स एंड मेजर्स ऑफिसर्स आते हैं एक बार कभी कभार आ जाते हैं, फिर वो अपना खुद का पोरर लेके चलते हैं अपने साथ, राइट? तो वो आदमी ड्रिंक पोर करेगा, फिर वो दोबारा ये यहाँ से पोर करेगा, फिर वो चेक करेगा। प्रॉब्लम ये है कि 2 ml प्लस माइनस का रूम रहता है। ओके 30 ml अगर आपने 28 या 32 या ओके, पर ये पोरिंग के चक्कर में आपका 4 ml कम हुआ। अब वो आदमी बैठ गया वहां पे कि भाई आप तो लॉ के वायलेशन में हो, आप कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट कर रहे हो, आप वेट्स एंड मेजर्स के, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से फिर आपका सारा टाइम इसी मैनेजमेंट में निकल जाता है, राइट? मेरा मानना है कि nobody is enjoying this. This is not helping anybody. एक बात यह है कि अगर इससे कोई फायदे हो रहे हैं, अब इससे क्या फायदे हो रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज एस्टैब्लिश्ड। हाँ नहीं, और सही बात है, और ये वो भी कनेक्ट करता है जो आपने पहले बोला था कि इससे कंपनीज चल तो रही हैं, कुछ लोग उठा रहे हैं ये बोझा, लेकिन कितने लोग ये बोझा उठाना चाहते हैं, तो ये डिसइंसेंटिवाइज हो जाते हैं। जो छोटी कंपनीज है वो छोटी रहेंगी, बड़ी कंपनीज जैसे सौरभ ने कहा शायद दूसरे तरीके ढूंढ भी ले, तो इसीलिए शायद मिसिंग मिडल जो है वो एक उसको एक बढ़ावा मिल जाता है इस वजह से। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton is joined by actress Kubra Seth. They talk about her newly launched book, Open Book, Not Quite a Memoir. On Cider Says It's Cock and Bull, Cider, Sriram, Puneet and Ayushi talk about Kerala becoming the first state to have its own internet service. On Naan Curry, Sadaf and Archit talk to UK-based chef Chetan Sharma on how Indian food is perceived in Britain. On a niche thing, Anish talks to Jude, CEO and founder of the Revolver Club. They discuss hi-fi systems and vinyl collections. And on Ikaduka Economy, Abhinav talks to renowned cyber lawyer Dr. Pawan Duggal. They discuss how to safeguard one's plastic money. Once again, I'd like to remind you all that we got some exciting merchandise out there for you guys. Go to the IBM Podcast website and click on the shop tab and check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. We're also on YouTube. Do remember to check out a bunch of our channels over there. And also remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please tell a friend. Word of mouth is very, very helpful for spreading the word. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. ठीक है, तो अब दूसरे सेक्शन में आते हैं जो हम लोग बात करना चाहते हैं। आपकी जो हालिया रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, पहले तो बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, बहुत दिलचस्प रिपोर्ट थी, हम लोगों ने काफी पढ़ा उसके बारे में, और क्योंकि हम लोग इसके ऊपर एपिसोड भी कर चुके हैं 2-3 बार, जो नारी श्रम बल है, विमेन लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट, हमें पता है भारत में कितना बड़ा प्रॉब्लम है उसका, तो उससे ही जुड़े सवाल थे। आप लोगों ने इस रिपोर्ट में पूरे लॉज डॉक्यूमेंट किए हैं जिनकी वजह से नारी श्रम बल में जो बढ़ाने में एक रोड़ा की तरह काम कर रहे हैं। तो क्या कहती है रिपोर्ट, आपके क्या मुख्य निष्कर्ष क्या निकला है आपकी इस शोध कार्य से? कि हम डरते हैं कि अगर औरतें वर्कफोर्स में आ जाएंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये मोटा मोटा निकल के आता है, राइट? और इसके कई पहलू हैं। हमने क्या करने की कोशिश की कि देखिए, कई सारी चीजें होती हैं किसी भी सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होती हैं, ये हम सब जानते हैं। ऐसा कल्चर है, नॉर्म्स है, रिलीजन हो सकता है, लॉज हो सकती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिहेवियर। उसमें हमने देखा कि एक पैटर्न है, ये वन ऑफ नहीं है,
ये सिस्टमैटिकली हर एक प्रदेश में देयर इज अ पैटर्न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल जॉब सीकर्स। तो हमने एक बहुत ही नैरो लेंस लिया कि अगर आज एक महिला ऑप्ट करना चाहती है वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो क्या वर्कफोर्स क्या उन पर कोई रोक है, राइट? और रोक शायद कभी उन पर हो या कभी एस्टैब्लिशमेंट्स पर हो कि वो महिलाओं को एम्प्लॉय ना कर सकें, तो वो महिलाओं पे रोक हुई ना। तो 4 तरह के रोक डाले हैं। सबसे पहले नाइट शिफ्ट में काम करना या शाम के 7 बजे के बाद काम करना, 7 बजे से लेकर 10 बजे या फिर 6 बजे से लेकर 5 बजे, ऐसे विंडोज क्रिएट किए गए हैं। सबसे पहले। दूसरा कि जो आई थिंक जोखिमदार, दैट्स राइट वर्ड, हैजर्डस जोखिम भरा, हाँ जोखिम भरा काम जो है, जो एंड जोखिम भरा इज नॉट जो आपको और मुझे लगे कि जोखिम भरा है, जो लिखित में हो कि जोखिम वाला काम है ये, केमिकल्स के साथ या फिर हैजर्डस प्रोसेसेस के साथ, तो उनमें रोक है। तीसरा वेट्स उठाने के काम, जैसे आप हम इसे आर्डुअस कहते हैं, बट जहाँ पे भी वेट्स उठाने मूवमेंट करने का काम, उनमें रोक है। और चौथा जो हमको लगता है कि हमारे मोरालिटी के खिलाफ है, उस तरह के काफी सारे रोक हैं। अब हमने क्या ट्राई किया था कि कई सारे लॉज हैं, अब इसका कोई पैटर्न अगर आप एस्टैब्लिश करना चाहें और आप देखना चाहें कि इंडिया के प्रदेशों में कितना फ्रीडम देते हैं फीमेल जॉब सीकर्स को, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम एक डेटा सेट असेंबल कर सकते हैं? क्या हम कुछ स्कोरिंग कर सकते हैं? क्योंकि प्रणय आप जानते हैं कि स्कोरिंग से ना एक ये बन जाता है, मोमेंटम आ जाता है उसमें, कंपेटिटिव फेडरलिज्म आ जाता है। सो वी वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल। तो हमने सिस्टमैटिकली देख के क्या कौन से लॉज हैं, कहाँ पे पैटर्न्स हैं, तो मोटा मोटा ये आता है कि सबसे ज्यादा रोक तो नाइट शिफ्ट में काम करने के। सेकंड इज सबसे ज्यादा प्रिपोंडरेंट जो है, मतलब जो लगभग हर प्रदेश में इस पे रोक है, वो है हेवी वेट्स उठाने के काम में। तो लगभग हर जगह पे ये बंदी ही है इस पे। हजार्डस प्रोसेसेस हमने काउंट किया प्रणय की अक्रॉस इंडिया 80 ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें औरतों के काम करने पर मनाही है। कुछ स्टेट्स में 15 प्रोसेसेस पे है, कुछ स्टेट्स पे जैसे आई थिंक वेस्ट बंगाल में 49 प्रोसेसेस पे है। तो ये कुछ ऑल काइंड्स ऑफ, जैसे कॉटन यार्न और यार्न मैन्युफैक्चरिंग, यार्न सेटअप में कॉटन ओपनर्स एक मशीनरी होती है, वहां पे औरतें काम नहीं कर सकती। या फिर जूट के कुछ कामों में औरतें काम नहीं कर सकती। कैशू के शेलिंग में कुछ मशीन्स होंगी या कुछ पार्ट्स होंगे, उनमें नहीं कर सकती। या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं तो आप इन चीजों में। सो ऐसे करके डिटेल करके उनमें पाबंदियां लगाएंगे। तो भुवना, इस पर ही मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये जो वर्जित है ये काम करना, ये कब लागू हुआ? ये क्या जो इंडस्ट्रियल एक्ट था उसमें लागू हुआ, या आजादी के पहले के जो रूल्स थे वो चले आ रहे हैं, कि उसके बाद कोई एक्सीडेंट हुआ उसके बाद लोगों ने सडनली, तो कैसे है बने ये लॉज? जी, वो तो बहुत मुश्किल है ना इंडिया में अनपैक करना। कुछ चीजों की हिस्ट्री हमको समझ आई, जैसे ये नाइट शिफ्ट पर जो रोक है, तो ये तो इट्स ऑलमोस्ट एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नॉट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बट लेट 18th century, late 19th century, early 20th century, that time frame, right? और क्या हो रहा था उस वक्त कि इलेक्ट्रिक लाइट्स थी नहीं, तो जनरली स्पीकिंग नाइट शिफ्ट वाज नॉट दैट पॉपुलर। तो men and women were both working roughly about 10, 12, 11 hours or whatever it was. उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइट्स आ गई, पर उसके दौरान बीच में the trade union movement is also coming into its own, and at that time there is some emphasis कि भाई औरतों को हम लेट नाइट शिफ्ट में नहीं एम्प्लॉय कर सकते। तो इलेक्ट्रिक लाइट्स came in, night shift started, and then suddenly women couldn't take advantage of it. Despite the electrification, so men's opportunities went to 12 hours, 13 hours, and women were stuck.
तो कुछ ऐसे हैं. Plus the 1911 to 1921, the International Labour Organization passed a couple of conventions on women working at night, and India very bravely signed on to these. Now we know all of these are terrible bad ideas, but the life of bad ideas tends to be much longer sometimes the life of good ideas, right? And so उनको फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. Then there are other things where कुछ तो colonial legacy है, but कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम benevolent state का ये अप्रोच है इंडिया में, वो आप बढ़ता देख सकते हैं. प्लस आप ये देखते हैं ना, जो हम अलग से भी बात करते हैं इस बारे में, डिस्क्रेशन, एग्जीक्यूटिव डिस्क्रेशन, जो सरकार जैसा फंक्शनरी का मन होगा वैसे होगा. तो कई बार क्या होता है कि ये लॉ में भी नहीं लिखे जाते, ये रूल्स में या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में लिखे जाते हैं, और वैसे वो एडिशंस उसके होते ही जाते हैं. So these are all the, I think, the historical rough evolution. Moreover, a lot of people will argue ये unconstitutional है. Article 14, 15 is about equality in the eyes of law and equality before law, right? Well, true. ये सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मोटा मोटा डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए कास्ट, सेक्स, रेस या जो भी बेसिस है. पर वो ये भी कहते हैं कि अगर आपके हित में हो तो कर सकता है. हाँ. राइट. एंड दिस आपके हित में, दिस पैटर्नलिस्टिक स्टेट, सार्वजनिक हित. हाँ, सार्वजनिक. करेक्ट. पब्लिक इंटरेस्ट और करेक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, दोस काइंड्स. सो ऐसे करके ये बनता फिर प्रोलिफरेट होता गया हमारे हिसाब से. प्लस द लास्ट वन ऑफ दीज, नो, व्हिच इज द मॉरली inappropriate things that are deemed morally, that also stems from the constitution. Directive principles में है ना कि we will aim to not drink, or we will aim to have prohibition in the country. So as it is, you turn up your nose at things like alcohol or liquor consumption. So then how can you have women working in liquor consumption of in any role and form and fashion? So इस तरह से ये proliferation होता गया. हाँ. तो मतलब मैं तो गोवा में पला बड़ा हूँ, तो मुझे ये बहुत ही ऑड लगता था, क्योंकि गोवा में शॉप्स और इवन अल्कोहल शॉप्स में विमेन यू कैन फाइंड, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई अटपटी सी बात नहीं है. सिक्किम में भी ऐसा लगा, लेकिन कई दूसरे राज्य हैं जिसमें ये तो एकदम ही वर्जित है. मतलब तो हाँ. और किस तरीके की ये मोरालिटी वाला, ये सब अल्कोहल से ही जुड़े हैं क्या, कि और भी चीजें हैं? पर हमने ना, मैंने जैसे कहा था, हम पैटर्न्स ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे आपको क्रॉस स्टेट पैटर्न दिखाई देता है. अलग चीजें हैं पर उनमें पैटर्न्स नहीं है. सो दे आर वन ऑफ. जैसे महाराष्ट्र में, आप गोवा में पले बड़े, तो आपने तो ये देखा ही होगा, बार डांसर का जो चमेली फिल्म भी बनी थी उस बारे में, राइट. ये जो बार डांसर्स का बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था ऑल थ्रू द 90s एंड द noughties, राइट, व्हिच इज अ क्लासिक एग्जांपल दैट आप औरतों को नाचने नहीं दे सकते हैं पब्लिकली, या फिर अगर वो नाचे भी तो आप पैसा नहीं, वो करते थे ना, वो नहीं हो सकता, या फिर हाँ, अगर आपको देना है तो आपको हुंडी में डालना पड़ेगा, जो भी है, those kinds of things. या फिर आंध्र प्रदेश में हमने कहीं, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, आई फॉरगेट, इट्स कॉल्ड द नॉन मुल्की डांसर लॉ एक्ट, नॉन मुल्की डांसर एक्ट. बेसिकली क्या होता था कि दिस इज अ ओल्ड लॉ, कि जैसे someone is coming from who is not a native of the state but is coming to perform in your jatra, nach venues or in plays and so on, right? There is a regulation on domicile plus women. There's very interesting ways in which things sort of intersect, right? तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो अलग अलग आपको देखने में मिलती हैं, पर जो पैटर्न हमें नजर आया वो ये था कि excise laws के तहत women are not allowed to work in the sale of, well, in the general production or sale of alcohol, but very specifically in the sale of liquor. And that's a strict no-no, both retail sale as well as wholesale, both country liquor as well as वो इंडिया में है ना अपना unique सा division between IFML और
करेक्ट, फॉरेन लिकर, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, कंट्री लिकर एंड सो ऑन. सो हर एक में इन्होंने पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि, और कई चीज जगहों पे ये भी इंटरेस्टिंग है, कुछ जगहों में कंट्री लिकर पर पाबंदी है पर फॉरेन लिकर पर नहीं है, और या फिर द अदर वे अराउंड, राइट? थिंग्स दैट हैव नो लॉजिकल बेसिस. नहीं तो ये तो बहुत दिलचस्प बात है, और ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इतना डॉक्यूमेंटेशन है पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स में. तो मैं इस पे, आपने इस पर बात की न्यायपालिका का क्या रोल होना चाहिए, तो इस पे हम लोग कैसे सोचे? लेकिन क्योंकि देखिए ये असंवैधानिक बोल सकते हैं हम, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है, और आज की जो मोरालिटी है वो भी बढ़ गई है. तो मतलब हम लोग इस तरीके से नहीं सोचते कि विमेन कांट लिफ्ट वेट्स इफ दे वांट टू. ये तो अब डोमिनेंट सोच नहीं है, शायद सुप्रीम कोर्ट भी इससे सहमत होगा. तो न्यायपालिका का रोल आप देखते हैं क्या? क्योंकि ये लॉज अगर हटाने होंगे तो हम लोग गवर्नमेंट को की वेट कर सकते हैं या फिर हम लोग न्यायपालिका से पूछ सकते हैं. तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो रिपोर्ट का एक पूरा चैप्टर हमने केस लॉ एनालिसिस किया है कि कितनी बार इन लॉज को चैलेंज किया गया और कोर्ट्स ने इनके बारे में क्या कहा. मेरे कॉलीग अभिषेक सिंह ने केस बाय केस ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन लुक्ड एट इट एंड एनालाइज्ड इट, राइट? तो मोटा मोटा हम क्या देखते हैं कि ऑलमोस्ट फ्रॉम द 50s women have been going to the courts and saying कि भाई ये क्या जाती है, and protesting it by saying it is unconstitutional, it is not okay. Courts have taken an interesting set of stands, which is yes, overall आपकी बात ठीक है, right? कि unconstitutional है या असंवैधानिक है, but they don't go the whole hog, and they have never gone the whole hog. So it's that, you know, आपकी बात भी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है. So they will say नहीं आप सही कह रहे हैं, औरतों को ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, मगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, जैसे हम बताते हैं आपको कि किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस डालनी चाहिए. अच्छा, राइट? और इट विल बी दैट अच्छा ये आपने 15 चीजों की रिस्ट्रिक्शन डाली है, चलिए इसको 8 कर दीजिए. या फिर उसी कोर्ट में अगर आप, और इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग है, देयर इज एन एस्केलेशन स्टोरी कि आप पहले लोकल कोर्ट में जाएंगे, फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट का डिसीजन का एक जुरिस्डिक्शन होगा. कुछ जगहों पे एक जगह की हाई कोर्ट डिसीजन देख के आप इंस्पिरेशन लेके चेंज देखते हैं, या फिर जैसे हरियाणा में विल सी मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन देखकर उन्होंने they try to give some allowance to women working in establishments, whereas they were not bound by jurisdiction to do so. Then the Supreme Court comes in and has a particular set of opinions. But we always have to remember that cases are contested not on broad ideas, right? Cases are contested on particular arguments and particular peculiarities, correct? So it will not be that the court is taking a position on Section 66(1) of the Factories Act. The court will be taking a position on the pleader's argument and the set of arguments that they are putting forward, right? So there's a nuance to this as well, which is quite interesting. Courts have, generally speaking, out of the, I think, 26 odd cases that we analyzed, I'll give you some data also, right? 26 odd cases that we analyzed, about 23 of these cases, we had focused on the restrictions against female job seekers. So just section 66(1)(b) of the Factories Act, which is the most contested in the courts, which does not allow women to work in the night shift in factories, right? Or for that matter, excise laws of a few states. In most cases, the courts have या तो पूरी तरह से या partially उस regulation को उस jurisdiction के लिए, or for that particular set of circumstances, उन्होंने read down किया और they found in favor or closer to a pro-freedom position, roughly speaking. That being said, courts have also given contradictory points of view, right? Sometimes in the same court, you can have two judgments that are different from each other. Ki nahi, the state can do X, Y, Z, or the state can have an additional license. The state can, in Maharashtra, there have been a series of cases on the bar dancer issues. Jahan bar tussle hua hai, both
from women's rights groups and from bar owners. You're the most unlikely of allies, if you will, right? Coming together and fighting in the court saying, ye kya ho raha? And there, sometimes the courts have taken a very pro-freedom approach. At other times, they've said, नहीं ये हमारी morality का क्या होगा, public order का क्या होगा, state का बिल्कुल right है कि वो additional documentation मांगे या so on and so forth. Right? So इस तरह से I think the role of the courts has emerged. My sense is the only court, we cannot rely on, it's not the right role of the court, right? To make policy in that sense. What you want from the court is to say, hey, this is unequivocally unconstitutional. That being said, when there is a pattern of the kind we are seeing, you have to go to the legislature and say, boss, no, it's time to change. The world has moved on. You need to move on as well. भुवना, इसमें मुझे पूछना था आपसे कि ये पुराने, मतलब आजादी से पुराने लॉज हैं या ये हमने बाद में बनाए? ये मतलब क्यों औरतें काम करना चाह रही थी, लोग उनको जॉब दे रहे थे और फिर किसी चौधरी ने बोला ये कैसे हो रहा है, हम लॉ बनाएंगे, ऐसे सब नहीं कर सकते? या फिर क्या कहते हैं, मतलब औरतें जाना नहीं चाहती थी, उनको जबरदस्ती कह रहे थे काम पे जाओ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं लॉ बनाओ ताकि हमको काम पे ना जाना पड़े? ठीक, ये हुए, ये लॉ क्यों बने? You know, I don't have a good handle on this. हमने बहुत इस पे स्टडी करने की कोशिश की. सिर्फ एक मैं बताऊंगी, one of these Chaudharys is the International Labour Organization, right? अच्छा. So they have a role to play in some of this magnificent. लेकिन ILO वगैरह तो काफी प्रो विमेन होती थी, right? Because कम्युनिस्ट लोग तो वह काफी कभी भी, I mean, pro women from working condition perspective, नहीं? Correct. And the idea of pro women, right? This is this business that you're pro women and you're anti-establishment, or you're setting these groups against each other. So in their view, not making women work at night is very pro. अच्छा, नहीं, नॉट मेकिंग क्या, नहीं तो उसको जबरदस्ती थोड़ी कोई ले जाएगा काम करवाने के लिए, वो करना चाहती है. अब that's the problem, right? So by the way, पाबंदियां उन मामलों में पाबंदियां औरतों पर नहीं है, पाबंदियां एस्टैब्लिशमेंट पर है. हाँ, कि आप उनको जॉब नहीं दे सकते हैं, तो आप उनको नाइट शिफ्ट में यहाँ वहां जो भी है, आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते. बिल्कुल. तो शायद या तो ये डर होगा, या इसलिए मैं जानना चाहता था कि शायद औरतों को ये होगा कि ठीक है हम आएंगे काम करने, पर तुम मेरी शिफ्ट चेंज करके नाइट मत कर देना. ऐसा भी हो सकता है ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल. और इसीलिए आप पहले हम बात करते हैं ना ट्रेड यूनियंस की. दिस इज द काइंड ऑफ रोल दैट आई थिंक ट्रेड यूनियंस प्ले अ वेरी बिग पार्ट. लेट्स फाइंड अ वे टू से नो. हाँ, क्योंकि भाई हो सकता है इशू जो है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी का हो. ऐसा नहीं है कि नौकरी और ना घर वालों को परेशानी है ना किसी को है, पर परेशानी ये है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अगर इंडिया में नहीं है ठीक, तो क्या करे भाई रात को. अब इसी बिल्कुल सौरभ, आप देखेंगे कि अब जो मूवमेंट हो रही है पिछले 10-20 सालों से, जैसे आईटी इंडस्ट्री के लिए जो हम शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट की बात कर रहे थे ना, तो उसके तहत कई स्टेट्स हमने तो एग्जामिशन ले लिया था. हाँ, आईटी वालों ने एग्जामिशन ले लिया. करेक्ट. और आंध्र प्रदेश इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. शुरुआत हुई थी कि आप आके परमिशन लेके कीजिए. कुछ सालों बाद उन्होंने कंडीशंस बेस्ड एग्जामिशन कि आप आईटी सेक्टर हैं, ये कंडीशंस मीट कीजिए, आपको छूट है. उसके बाद उनका एक्ट अमेंड हुआ कि वो रिस्ट्रिक्शन ही निकाल दी. तमिलनाडु में भी समथिंग सिमिलर हैपेंड, राइट? बट आईटी इज अ पेक्यूलियर केस. बट and this movement towards more freedom for women in some states has been accompanied by this conditions based approach. But Saurabh, यहाँ पे भी problem है कि सही कह रहे हैं आप कि law and order काफी challenges होती हैं, commuting नहीं कर पाते हैं, safety नहीं है, पुलिस की capability नहीं है, all of that is true. But जब आप liability आप employer पे डाल देते हैं ना, तो वो भी सही response नहीं है. नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक बात है. इसको सॉल्व करने के अलग तरीके होंगे. और इंडिया में तो हर चीज के लिए लगता है ना, जैसे गार्डन बिजनेस को बनाना है तो भाई सिक्योरिटी भी तुम्ही को करना है, तो वो तो सब तो बात ठीक है. क्योंकि आईटी में भी इसीलिए किया क्योंकि आईटी इंडस्ट्री ने बोला देखो हम तो बसें चलाते हैं घर तक, तो क्यों चिंता कर रहे हो, है ना? तो अगर आप घर तक बसें चलाते हो तो कर लो, फैक्ट्री वाले तो नहीं चलाते हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम. और आईटी वालों के पास उस वक्त और कोई पाबंदियां नहीं थी, और देयर वाज नो फैक्ट्री रिस्ट्रिक्शन, तो वो कर पाते थे, उनका उतना स्पेस था करने. मगर आज अगर आप देखेंगे तो हमने कोशिश की थी आईटी इंडस्ट्रीज और एचआरओज से बात करने की. बड़ी फनी थिंग्स बाहर आई ना, जैसे वो कहते हैं हमसे कि
मैडम हर रोज कोई नया कजिन आ जाता है पिकअप करने के लिए, बिकॉज रूल से दैट आप सिर्फ उनको किसी ब्लड रिलेटिव, अगर कोई ब्लड रिलेटिव आता है तो आप उनको जाने दे सकते हैं आउटसाइड ऑफ कंपनी का, या फिर आपको उनको डोर टू डोर छोड़ना पड़ता है, राइट? या फिर आप सोचिए ना, सपोज टुडे आई वर्कड इन एन आईटी फर्म एंड आई एम लाइक मुझे बाहर जाना है किसी से मिलने, द कार कैन ओनली ड्रॉप मी टू द हाउस, या फिर रजिस्टर में लिखना होता है, राइट? या फिर अब ये जैसे हम कॉलेज में डॉर्मेटरीज के वार्डन्स नहीं होते थे, ये है रोल अब आपने लगा लिया. दैट बीइंग सेड, इट्स वर्स देन दैट, व्हिच इज दैट कल को अगर कुछ हो जाता है, अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, इट्स नॉट इनफ फॉर द कंपनी टू से कि भाई मैंने तो घर पे छोड़ दिया, या हमारी गाड़ी, लाइबिलिटी फिर भी उन पर है. और फिर ये तो you've now given cold feet. I don't want anything to have to do with employing women, right? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी. हाँ, so, एक और इसका एक और उदाहरण है, जैसे 8 बजे के बाद अगर जाना है आईटी इंडस्ट्रीज में भी बैंगलोर में, तो कैब में अपार्ट फ्रॉम द ड्राइवर एक सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए कंपनी को. तो दैट वुमन बिकम्स मोर अनसेफ. उनको लगता है यार exactly. अब आपने सडनली उसको इतना अनसेफ कर दिया. ऐसे भी लो. तो हाँ सौरभ, ये भी है ना, लॉ एंड ऑर्डर वही है, चिकन एंड एग प्रॉब्लम की. कहाँ हम लोग शुरू करेंगे? हम लोग लॉ एंड ऑर्डर डिमांड होगी जब लॉ एंड ऑर्डर की, तभी पुलिस भी सोचेगी कि हमें रात को सुरक्षा देना भी हमारी जिम्मेदारी है. अभी तो वो यही करता है ना कि बंद कर दो, रात को बाहर आए तुम्हारी प्रॉब्लम. और दूसरी बात, पुलिस चलाने के लिए पैसे चाहिए. पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्सेस आएंगे कहाँ से? अब कंपनी आपने बंद करा दी है, जो वन हैंड वन लेगेड रेस ने हम स्कूल में चलाते थे, उसी की तरह कर दिया है आपने कंपनीज का लाइफ. तो अगर ऐसा है तो टैक्स कहाँ से आएगा? लॉ एंड ऑर्डर आपका बदलेगा कैसे? और वो ना, क्योंकि हम टेक्सटाइल की बात कर रहे थे उस समय शुरू में, तो वो गारमेंट में इनफैक्ट हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में यही दिखता है कि गारमेंट वर्कर ज्यादातर विमेन है, और गारमेंट इंडस्ट्री इंडिया में सिंगल शिफ्ट है. तो आप कैसे compete करेंगे? आपका फैक्ट्री का जो इक्विपमेंट है, सब है, वो 16 घंटे आइडल पड़ा रहता है, और बांग्लादेश में नहीं रहता है, वियतनाम में नहीं रहता है. तो ये जो एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो आपकी इंडस्ट्री, आप कितना इंसेंटिव दे लीजिए, आप 2/3 टाइम अगर आप यूटिलाइजेशन रेट नहीं रखेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते. खत्म. बिल्कुल सही बात है. और हमारे यहाँ पे द आंसर टू दैट वाज डॉर्मेटरीज बनाइए लॉ के तहत. अब डॉर्मेटरीज बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, डॉर्मेटरीज के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कौन लेगा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को? कौन लेना चाहेगा, राइट? और हिंदुस्तान में वो कल्चर भी नहीं है. मतलब लोग घर जाना चाहते हैं भाई काम करने के बाद. मैंने देखा है कि ये हर कंट्री का अलग अलग होता है. जैसे मैं मैक्सिको में, कोई हमारा एक कस्टमर हमको बता रहा था कि उनके यहाँ पे इवन मेल वर्कर्स भी जो है वो हॉस्टल में ही रहते हैं, और उनको पिकअप हॉस्टल में रहते हैं, गाँव से आते हैं, फैक्ट्री का हॉस्टल होता है, खाना पीना फैक्ट्री करवाती है, और आना जाना वो बेसिकली एकदम फैक्ट्री के साथ काम करते हैं इस तरह से. पर हिंदुस्तान में हमने ये नहीं देखा है कहीं पे भी. लोग अपने इंडिपेंडेंटली रहते हैं, खुद से रहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ कुछ जगहों पे बस है, और हर जगह वो भी नहीं है. लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, और लोगों को अपनी लाइफ, अपनी स्वतंत्रता पसंद है. अदरवाइज तो एक जेल टाइप का हो गया ना, जैसे जेल फैक्ट्री नहीं है, जेल हो गया भाई ये तो. पर सौरभ, तमिलनाडु में फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ये डॉर्मेटरी कल्चर जो है, ये सिस्टम है वहां पे. हाँ. जैसे ये इंटरेस्टिंगली, नॉट बिकॉज ऑफ रिसर्च, बट माय फैमिली इज फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, राइट? तो वहां पे जब भी घर में शादी होती थी तो हम जाते हैं ना चेन्नई शॉपिंग के लिए, सिल्क साड़ीज वगैरह लेने के लिए. नलीज हुआ, चेन्नई सिल्क एंड ऑल ऑफ दिस. ये सारे जो दीज मैसिव सिल्क शॉप्स, उनका बैक एंड स्टोरी यही है. There are big dormitories with these young people who are working in sales and working in this entire supply chain that they have set up. तो है. और तिरुपुर में भी, if I'm not mistaken, a dormitory setup and culture they are beginning to do. But my sense is that Tamil Nadu is also ahead of the game in law and order, security, some of these things. बिल्कुल. अब उत्तर प्रदेश में आप एक्सपेक्ट करेंगे तो कोई नहीं करेगा. ना ना कौन ये सब पता चला, वही जो है फसाद की जड़ बन गई जगह. फसाद की जड़ बन गई. एग्जैक्टली. तो कोई टेंशन क्यों लेगा ये. ठीक है. तो एक आखिरी सवाल था भुवना, कि आपने जो
पूरे राज्यों का विश्लेषण किया है, तो ऐसे कोई राज्य हैं क्या कि जो बेहतर कर रहे हैं इन मापदंडों पर, और उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं? दूसरे राज्य को क्या पता पड़ता है कि क्या चलता है भारत में, तो क्या कहेंगे इसके बाद? So the three most progressive states on state of discrimination, meaning जो सबसे कम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं औरतों पर, वो है केरला, तमिलनाडु, गोवा. They are the top of the list. Now, on the face of it, this is great. The problem is they're also not doing great by anybody's measure, right? So अगर 0 to 100 का हमने किसी भी इंडिकेटर पे स्कोरिंग रखा है, तो on average most people are at a 60 on 100, which is typically a position which says conditions based exemption. Which is still a problem because it is the state making you apologize for employing women, right? एक तरह से ये you're being apologetic or you're put on the defensive to employ women, right? It's better than complete prohibition, no doubt about it. So these three states are doing okay. There are states who over a period of time on select places, जैसे आंध्र प्रदेश में आपको एग्जांपल दे रही थी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा ऑन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन आईटी. दूसरी चीज आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर जगह पे नर्सिंग, वुमेन डोमिनेटेड और ट्रेडिशनली वुमेन ऑक्यूपेशंस को छूट है. नर्सिंग, क्रेश जो चलाते हैं, मिडवाइफरी जो करते हैं, मेडिकल केयर प्रोफेशन में जो है, उनको छूट है. और एक बहुत ही फनी बात, not about states that are progressive, but सरकार ने अपने आप को एग्जेम्प्ट किया है इन सब चीजों से. तो PSUs कर सकती हैं हायर. None of these things apply to RBI, PSUs, banks, state government, central government. तो समझ है कि ये बेवकूफी है, सबको समझ आता है, बट खुद को हमने बहुत ही क्लेवरली एग्जेम्प्ट कर लिया. लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है ना भूना, मैंने किसी PSU में कोई बहुत ज्यादा विमेन वर्कर तो देखे नहीं. बिल्कुल आप सही, वो लोग भी नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि BHEL, BL में बड़े विमेन वर्कर. नहीं, बिल्कुल सही बात है. That it's not like that, but it's just curious. जो कि हाँ, मतलब छोटे मोटे काम के लिए भी सरदर्दी नहीं लेते एटलीस्ट, अगर कहीं पे. So this is roughly what we are finding is that India को दो चीजें हैं. एक तो एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच है, जो ये है कि अगर आपको औरतों को वर्कफोर्स में लाना है तो कम से कम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो हटानी ही पड़ेगी. शायद उससे सब कुछ ना बदले, मगर उसके बिना कुछ बदलाव आ ही नहीं सकता, या फिर जो भी आएगा वो सब इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में ही होगा. बट देयर इज द मोर प्रिंसिपल्ड अप्रोच. आप 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आप बेड़ियों में कैसे रख सकते हैं? ये गलत है, राइट? किसी भी स्टैंडर्ड से ये गलत है. सो हाउ डू वी थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन? तो इससे पहले कि हम लोग खत्म करें, मैं आपके रिफॉर्म आइडिया को जानना चाहता था कि आपको क्या लगता है किस तरीके से हमें ये टैकल करना है, कि जैसे राज्यों को पहले हमें राज्य के लॉस चेंज करना है, या यूनियन गवर्नमेंट के लॉस चेंज करना है, या फिर कोर्ट में जाना है, तो किस तरीके से हम लोग नेविगेट करें इसको? और इसी के साथ भुवना आप एक और जोड़ लीजिए, एक ही साथ जवाब दे सकते हैं दोनों की. दूसरा ये कि सिर्फ ये लॉ चेंज करने से ही विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा क्या? क्योंकि हम काफी जगहों पे देख रहे हैं कि जहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम भी हुआ है, और कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी बढ़ रहा है तो सोशल नॉर्म्स का भी बहुत हाथ है. और इतने सालों से ये होने से इनमें लॉज का कितना हाथ है कि लॉज ने ये सोशल नॉर्म्स को और ज्यादा रिजिड बना दिया है. तो एक मतलब मैं जैसा पहले कह रहा था कि शायद एक हाथी को बेड़ी बनाकर बड़ा किया है, तो अब वो बड़ा होने के बाद आप बेड़ियां खोल भी देंगे तो हाथी भागने वाला नहीं. तो ये हिंदुस्तान का जो ये हाथी है, इसको जैसे प्रणय ने पूछा, तो इसको किस तरह से भगाया जाए? बहुत टफ सवाल पूछते हैं प्रणय. मेरा मानना है कि हर तरीके से इसे टैकल करना है. एक कोई सिल्वर बुलेट नहीं है ना. हम आप काम करते हैं पॉलिसी पे, कोई एक सिंगल रूट, ये एक सिंगल सेवियर जो सब कुछ फिक्स करेगा, या फिर एक ही राउट जहां से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं. सो हर एक जगह पे हमें ट्राई करना है, या अब किस तरह का ट्राई करना है वो वेरी करेगा. जैसे अब आप देखेंगे कि जो नए लेबर लॉज हैं,
पहले जैसे मैंने कहा था सेक्शन 66(1)(b ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाता था ऑन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट एट नाइट, वो चला गया है नए कोड्स में। बट अब स्टेट्स के हाथ में, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आपको स्टेट्स को परसुएट करना है कि मत कीजिए, या फिर अगर करेंगे भी तो कंडीशन वाले कीजिए, आप रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए, राइट? तो इस तरह से परसुएशन। तो आप, मेरा मानना है कि जो रिफॉर्म का जो स्ट्रैटेजी होना, और विमेन्स एम्प्लॉयमेंट इज वन इशू, राइट? ऐसे कई सारी एरियाज हैं, लेबर लॉ रिफॉर्म हुआ, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हर एक जगह पे 2-3 चीजें हैं जो मैं मानती हूँ कि हमें करना है, या फिर इसकी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है। एक तो ये है कि ये ओवरनाइट नहीं होता। कोई एक विन आपको ऐसे नहीं है कि हमने आज प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया है और कल सब रिपोर्ट पढ़ेंगे और उनको लगेगा कि अरे कितना लॉजिकली बात कर रहे हैं, चेंज कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं होता। आपको जो ड्रजरी है डेमोक्रेसी की, उसमें एंगेज करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पेशेंट लॉन्ग हॉल एंगेजमेंट। तो कई बार क्या हो जाता है कि हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि ना चाइना ने जैसे किया हम करेंगे। चाइना ने जो किया किया, पर उसके डाउनसाइड्स भी है। हमको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, हमको उसको, डोंट थ्रो द बेबी आउट ऑफ द बाथ वाटर, राइट? तो दैट इज वन पार्ट ऑफ द रिफॉर्म एंगेजमेंट स्टोरी। द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिफॉर्म एंगेजमेंट स्टोरी इज, एंड वही हम कोशिश कर रहे थे इस रिपोर्ट में भी लाने की, कि डिटेल्स, माइन्यूशिया आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 30 पंजाब एक्साइज एक्ट ऑफ दिस पास्ट इन दिस अमेंडेड इन 14 days, दिस इज द डिटेल ऑफ द, जैसे सौरभ आपने बताया थे गार्डन बनाना पड़ता है फैक्ट्री के साथ, वो कौन सा सर्कुलर, वो कहाँ पड़ा, उसने कहाँ से पावर्स लिए, उसकी डिटेल क्या है, उसके यू हैव टू एंगेज विद द माइन्यूशिया ऑफ द करेक्शन। अगर आपको माइन्यूशिया नहीं पता होगा, हम सब हवा में बात करते हैं, बिकॉज फिर आप जो बता रहे हैं और सरकार जो लेवल पे काम कर, प्लेन्स ही अलग है। So I think that is a second part of one big lesson that I've learned. And the third is that जब यूनियन कुछ करेगा तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इट कैन बी अ बिग सॉल्व। इसका बहुत एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन बी अ बिग सॉल्व। एक बार यूनियन ने कर दिया ना, फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल है। मतलब उस जितना एक स्टेट में चीज को बदलना मुश्किल है, उससे 10 गुना ज्यादा मुश्किल, एंड राइटफुली सो, करेक्ट? तो आई थिंक दोज आर 3 थिंग्स ऑन द रिफॉर्म पार्ट ऑफ द स्टोरी। और सौरभ, जो आप पूछ रहे हैं ना कि लॉ का क्या रोल है या कितना बड़ा रोल है, देखिए जब आप लॉ, एक स्टेट कैसे फंक्शन करता है? एक स्टेट फंक्शन करता है थ्रू लॉ, राइट? इट इज नॉट फंक्शन इन एनी अदर वे। हम क्यों हर साल बजट फाइनेंस बिल पास करते हैं? ऐसे क्यों नहीं कर देते कि मैं एक स्पीच बना देता हूँ, बोल देता हूँ कि भाई ये स्पेंड करना है और कल से होगा? क्यों नहीं करते? क्यों वो लॉ? दैट इज द कंस्ट्रेंट ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन एंड नॉट, करेक्ट? जो लॉ है, इट मे बी पीपल फेसिंग कि आप ये नहीं कर सकते हैं, बट रियली इट इज पावर गिविंग कि मैं ये कर सकता हूँ, right? That's the role of the law. And so once you start looking at it that way, I think मेरा realization ये है कि आप closely, this is the primary instrument of the government's function. Without changing this, there is very little else you can change. That is one. Second is, it's not the only thing. Of course, it's not the only thing, but it is a very big thing. So it takes all kinds of actions. We have to do public persuasion. We have to, change people's minds. We have to change behavior. All of this. Along with this, you have to change law, because that's a guarantor that nothing will change, right? It's that story. And the last part of that is also sort of that India में सही बात है. People, Gurcharan Das, I think, had written that book, no, that it grows at night while the state is, while the state is sleeping, and that's precisely the story. हो जाता है, चल जाता है, because जरूरत है. 1.3 billion people, सबको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, घर में खाना बनाना है, 2 वक्त की रोटी चाहिए, हेल्थ चाहिए. तो करने के लिए तो whatever is necessary वो करेंगे, law or without. The problem is when the law is against them,
there is a cost to it. और वो cost is not just about corruption, it is about डंडा मार के तुम्हारा ठेला गिरा दूंगा या फिर फैक्ट्री बंद कर देंगे, सील कर देंगे, तुम्हारा गुड सीज कर लेंगे, राइट? It's more than just corruption. It is harassment, it is venality. So we have to correct for that, and the only way you can do that is through in some way law and procedure. बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत मजा आया भुवना, आपने बहुत हमारे साथ पेशेंस बरता, हम लोग एकदम नौसिखिए इस टॉपिक पे, तो बहुत हमारे मेरे ख्याल से श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और ये तो बहुत मेरे ख्याल से लंबी चर्चा है, हम लोग करते रहेंगे, आपको फिर से भी बुलाएंगे इस चर्चा पे। तो धन्यवाद। हमारे श्रोता भी हमको बताएं आपको क्या लगता है, और इनकी बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है, हम लिंक करेंगे स्टेट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, जरूर पढ़िए और कमेंट कीजिए उसके ऊपर। धन्यवाद। Thank you so much for putting up also with my half Hindi. Thank you.